राम राम जी। और सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हिमवीर वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की मेंटर हूँ बीटीसी में। तो आज हमने बाहर से डॉक्टर्स बुला रखे हैं जो हमें कैंसर पर लेक्चर देंगे कि हमें कैंसर से कैसे बचाव करना चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे हम उस बीमारी से बच सकते हैं। तो आज हमने डॉक्टर्स बुलाए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से, हमारा कोलैबोरेशन होता है। तो टाइम टू टाइम वो आके हमें बताते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम टाइम टू टाइम मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं और अपनी महिलाओं को जागरूक करते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं इसी काम के लिए जा रही हूँ। तो डॉक्टर्स आएंगे हमारे अभी 3:30 बजे। तो उसके लिए हम थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे और उनसे पूछेंगे, सवाल जवाब भी होंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय। अभी मैं चलती हूँ, एक प्रोग्राम अटेंड करके आती हूँ। और तुम ठीक ठाक रहना, तंग नहीं करना। नमस्ते। समस्त ऑफिसर्स वाइफ एवं हिमवीर परिवार की महिलाएं, आप सभी का आज के इस हेल्थ केयर प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन। इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर जसमीत कौर मैम आप सभी को स्त्री रोग संबंधी जानकारी देंगी तथा साथ ही इच्छुक महिलाओं का चेकअप भी करेंगे। आप सभी से आग्रह, कृपया आप सभी ध्यानपूर्वक डॉक्टर मैम को सुने व अपनी समस्याएं उनसे साझा करें ताकि मैम आपकी समस्याओं का समाधान आपको बता सके। प्लीज मैम। For having us here. I, from behalf of our Center, Millennium Fertility Center, thank you all for being here. So today I am amongst all of you to talk about a topic जो मेरे दिल के बहुत पास है, which is very very close to my heart, because हम commonly patients देखते हैं, females देखते हैं जिनको इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती है। एंड सो आई थॉट कि मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूं, नॉट इवन कि हम बात करें पढ़े लिखे लोगों को या अनपढ़ लोगों को या इंडियन लोगों को या फॉरेनर्स को, किसी को भी इस टॉपिक के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। और वो टॉपिक है हम फीमेल्स की बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, आज मैं इसके बारे में आप सब लोगों से बात करूंगी। सो इंदिरा नूई हम सब इनको जानते हैं, ये पेप्सी कंपनी की एक्स सीईओ रही हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी, विमेन कैन नॉट हैव इट ऑल, कि लेडीज को जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता। और रीज़न जो उन्होंने बताया था वो ये था कि उनकी प्रोफेशनल और उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं। So that is what she had stated. So we will try to find out if what she said is true in today's age. तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? बेसिकली जब भी किसी एक लड़की का जन्म होता है तो उसके जो एग्स के नंबर्स हैं, जो हम गेमीट्स बोलते हैं, जिससे कि वो आगे जाके अपनी लाइफ में रिप्रोड्यूस करेंगी, वो नंबर्स जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं। सो एट बर्थ हर एक फीमेल के अराउंड 1 से 2 मिलियन एग्स रहते हैं। अब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो एग नंबर्स जो हैं वो उम्र के साथ कम होते रहते हैं। सो व्हेन शी इज अप्रॉक्सीमेट
go back. So when she is at the age of puberty, so she is left with only around 4 lakh of these eggs. And जैसे जैसे उम्र और बढ़ती रहती है वो एग नंबर्स और कम होते रहते हैं. So it is a one way thing. It is not like हम जाते हैं हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है हम फिर से भरवा सकते हैं. So for females it is not like this. जो एग नंबर्स हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं बर्थ पर और धीरे धीरे ये एग नंबर्स पे कम होते रहते हैं and it is a one way process. ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. Unfortunately for men, fortunately or unfortunately I don't know, for men it is not like this. Males के लिए जो sperm production है that is a continuous lifelong process. So इसलिए for males उनकी जो fertility है वो कम नहीं होती even if they reach the age of 50-60 years. But for females उनकी जो fertility है that dramatically decreases after the age of 30 years. जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं मेन जो कि ब्लू में है उनकी जो फर्टिलिटी है वो सेम रहती है ऑलमोस्ट जस्ट अ लिटिल डिक्लाइन आफ्टर द एज ऑफ 45. बट फीमेल्स के साथ क्या होता है जैसे आप इधर देख सकते हैं 30 की एज के बाद ये ग्राफ सडनली नीचे जाता है. उनके एग नंबर सडनली कम हो जाते हैं एंड सो you know their chances of reproducing or chances of having a baby go down after the age of 30 years. And that is actually the time when भी नहीं हो सकते. Normally जब भी एक कपल की मैरिज होती है 85 to 90% लोग जो हैं एक साल के अंदर कंसीव कर देते हैं. But in case they cannot conceive after a year हम उसको infertility बोलते हैं कि there is some problem. One of the problems could be the age of the female. So अगर एज ज़्यादा होती है it can lead to infertility कि बच्चा नहीं होता या फिर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं या बच्चे में कोई abnormalities होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. That is why it is very important that you conceive at the right time. So this is one case which really affected me and that's why I thought that we must talk about it. So this was one very young, ambitious girl जो हमारे पास आई. She was very happy. She had achieved a lot in her life professionally. At the age of 39, she had become the CEO of her company. बहुत उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में अचीव किया. But unfortunately उनको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी. एंड जब वो इनफर्टिलिटी सेंटर्स, IVF सेंटर्स, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने लगी तो उनको पता लगा कि एक ये भी कुछ ऐसी भी कोई बात होती है जिनके बारे में उनको किसी ने कभी कुछ बताया नहीं था. एंड दैट वाज दैट हर ओवरीज हैव चेंज्ड. सो इसमें हस्बैंड के भी गिनीट है और फीमेल के भी गिनीट्स हैं और वो एम्ब्रियो जो बन जाता है उसको हम फ्रीज कर सकते हैं. अब अकॉर्डिंग पूरा जो IVF का है दैट इज कवर्ड अंडर द इंडियन लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड द गाइडलाइंस दैट वी फॉलो हम उसको 10 साल तक फ्रीज कर सकते हैं. एंड व्हेनेवर शी इज देन रेडी टू स्टार्ट अ फैमिली वी कैन जस्ट re-vitrify for them and these embryos or eggs can then be used. And so this is a concept that egg now and then a baby later. And in fact गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज हैं जो अपनी फीमेल एम्प्लॉयज़ की को पे करती हैं. एक्चुअली ऑल कॉर्पोरेट्स दे लुक फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. सो दीज कंपनीज ऑल्सो वांट द पीक ऑफ देयर फीमेल एम्प्लॉय करियर्स एंड सो ये they have now started paying for their female employees who want to continue working and give their best to their companies. And this was our मावी एवरीबडी नोज हर डायना हेडन जो हमारी एक्स मिस वर्ल्ड थी. तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था. इन्होंने अपने एग्स फ्रीज करा दिए थे बिकॉज शी वॉज नॉट रेडी टू स्टार्ट अ फैमिली एंड देन 8 साल बाद वही एक्स के साथ शी हैड हर फर्स्ट बेबी एंड नाउ लेटली शी इवन हैड हर सेकंड बेबी विद दोज एग्स दैट वर फ्रोजन. जो है वो टाइम से पहले बहुत ज़्यादा कम हो रही है. एंड a lot of work was done trying to understand why. और उसका रीज़न था एंडोक्राइन डिस्ट्रक्टिंग केमिकल्स. अब ये क्या है? ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम पैराबेन, हैलेट्स इन नाम से जानते हैं. ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास हैं. तो ये क्या है? खाना जो हम खाते हैं उनमें जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, एनी चाइल्ड प्रोडक्ट्स which are brightly colored,
any electronic and building equipment, then the personal care products that we are all using, the lipsticks, the makeup, everything that we are using is now, is rich in these endocrine disrupting chemicals, and they are actually a threat to our reproductive system. और प्लास्टिक जो कि हम बहुत ज़्यादा अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, दो नाउ देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ BPA free bottles, but why has this come up? Because of these endocrine disrupting chemicals and scented products, because those are the ones जिनमें ये chemicals बहुत ज़्यादा होते हैं. लास्ट चीज़ जो मैं बात करूँगी वो ये है कैंसर के बारे में. So cancer incidence now is really going up. तो बट एट दी अदर हैंड जो हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है. तो इससे क्या है कि जो हमारा सर्वाइवरशिप है, जो कैंसर के लोग जो सर्वाइव करते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया है. ऑलमोस्ट 80% तक पहुंच गया है इफ़ द कैंसर इज डायग्नोज्ड एट एन अर्ली स्टेज. बट मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि जब किसी को कैंसर ट्रीटमेंट मिलता है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, उससे क्या होता है कि फीमेल्स और मेल्स दोनों के जो गेमीट्स होते हैं, जो एग्स होते हैं या जो स्पर्म्स होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. एंड जो इनफर्टिलिटी या कि बच्चा ना होने का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आफ्टर दे रिसीव्ड दिस कैंसर ट्रीटमेंट. सो अब एक नया फील्ड आया है जिसको हम ऑन्कोफर्टिलिटी बोलते हैं. उसमें हम क्या कहते हैं कि बिफोर यू स्टार्ट द टॉक्सिक कैंसर ट्रीटमेंट आप अपने गेमीट्स जो हैं वो फ्रीज करा सकते हैं एंड देन यू कैन अंडरगो योर कैंसर ट्रीटमेंट. सो दिस इज समथिंग न्यू दैट वी ऑल मस्ट बी अवेयर कि जब भी कोई कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, बाद में पोस्ट कैंसर इफ दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, तो उनको बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव रिग्रेट होता है कि हमें काश किसी ने ये बता दिया होता कि हम अपने कैंसर ट्रीटमेंट से पहले ही अपने एग्स या एम्ब्रियोज फ्रीज करा देते, ताकि ये जो प्रॉब्लम है कि हम आगे जाके बच्चा नहीं कर सकते ये ना होती. तो ये भी एक ऑप्शन है आजकल जो कि हम कैंसर पेशेंट्स को देते हैं. So I think that's all I'd like to talk about. So basically, yes, do our professional and biological clocks do tick in the opposite direction, but with the advancements in technology, we can, stop that from happening. Thank you.